आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उमर अब्दुल्ला ने साधा मुफ्ती हुकूमत पर निशाना। 3 साल की मुद्दत कार को बताया हर महाज पर नाकाम। हुकूमत पर लगाया हुर्रियत के आगे झुकने का इल्जाम। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने दिया उमर अब्दुल्ला की तनकीद का जवाब। महबूबा ने कहा तरक्याती कामों में नहीं हो सकता उनका मुकाबला, जबकि डिप्टी सीएम ने कहा साबिक हुकूमत की गलतियों का खामियाजा भुगत रही है मौजूदा सरकार। कानून साज काउंसिल में बीजेपी एमएलसी ने उठाया अपनी ही पार्टी के वजीर पर सवाल। महकमा सेहत पर लगाया तकर्रुरी में बदउनवानी का इल्जाम। रियासत में खुदकुशी के बढ़ते वाकयात पर साबिक असेंबली स्पीकर ने जाहिर की तशवीश। मामले पर बहस का किया मुतालबा, स्पीकर ने नहीं दी मामला उठाने की इजाजत। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रेंज के ऑफिस पर फरियादियों की लगी भीड़। 6 महीने तक वादी के इंतजामी उमूर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ही होते हैं तय। और बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। जी हां, बड़ी खबर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को लेकर। फारूक अब्दुल्ला से सीबीआई ने पूछताछ की है। मामला रियासती क्रिकेट बोर्ड से जुड़ा है। फारूक 2000 में जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। क्रिकेट की तरक्की के लिए उस वक्त बीसीसीआई ने काफी पैसा दिया था, जिसमें से 132 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है। जी हां, 2015 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस सिलसिले में जराये के मुताबिक फारूक ने इन मामलात से लाइल्मी जाहिर की है। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सीबीआई ने 2015 सितंबर में मामला दर्ज किया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो फंड थे उसमें जो घपलात हुआ था उसको लेकर के सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही एफआईआर दर्ज की गई थी और उसको लेकर के जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपील लगाई गई थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। जो पूरा मामला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे और बीसीसीआई ने जो फंड दिया था जम्मू कश्मीर एसोसिएशन को, उसको लेकर के जो हिसाब किताब है उसमें घपलेबाजी पाई गई थी और करीब 133 करोड़ रुपए का जो मामला था उसका हिसाब किताब किसी भी तरीके से पता नहीं लग पाया था, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। और उस दौरान जो जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर थे उन दोनों के नाम से ये एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई ने उसी मामले में फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के, उनसे इस मामले को लेकर के पूछताछ की है। हालांकि आज पूछताछ नहीं की गई है, कुछ दिन पहले ये पूछताछ की गई है और काफी लंबी पूछताछ की गई है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से पता लगा है कि जो सीबीआई सोर्सेज ने बताया है कि इस पूरे मामले में अनदेखी जाहिर की है कि काफी पुराना मामला हो गया, उनका एक ही जवाब था कि पुराना मामला हो गया, इस मामले हिसाब किताब उनके पास अब नहीं है। लेकिन ये काफी बड़ा मामला था और इसको लेकर के काफी वहां पर लेकर के सरकार की भी गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री भी थे उस दौरान और क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, तो उसको लेकर काफी बड़ा घपला था और इसको लेकर के काफी समय से ये बात चल रही थी कि इसको लेकर के फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जानी चाहिए। अब सीबीआई ने इसमें पूछताछ की है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि इसमें फारूक अब्दुल्ला को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट थे, इस नाते उनसे पूछताछ की गई है और सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो इसमें कौन कौन अहम मुलजिम है जिन पर ये इल्जामात लग रहे हैं? देखिए, इसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था और ये एफआईआर सीबीआई ने खुद से नहीं दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश से ये सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और जो मामला जम्मू कश्मीर के अंदर ही दर्ज हो रखा था, जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे उस दौरान और ट्रेजरर थे, उन दोनों के खिलाफ ये नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। और क्योंकि इसको लेकर के पीआईएल दाखिल की गई थी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि
अगर कश्मीर में ही ये जांच कराई जाती है तो इसमें लेकर के जांच सही ढंग से नहीं होगी। इसी को लेकर के जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, और 2015 में, सितंबर 2015 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद से जांच चल रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि 2018 इस समय चल रहा है और लगभग आप ये मान सकते हैं कि 2.5 साल के बाद सीबीआई ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से जांच है वो कितनी धीमी गति से चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो रही है और धीरे-धीरे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर वो इसमें पाक साफ निकल आएंगे? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं, लेकिन हाँ इतना जरूरी है, जरूर फंदा जरूर उनके पास आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट थे और जब वो प्रेसिडेंट थे उसी दौर बारे में की जानकारी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, उस तौर पर ये देखना होगा किसी तरह से सबूत इसमें जुटा पाती है, क्योंकि दोनों जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमन की फिजा कायम हुए बिना रियासत में तरक्की मुमकिन नहीं है। एक रोज कबल असेंबली में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जितने तरक्याती काम किए हैं साबिका हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। एक कंसर्न है जम्मू कश्मीर के हालात को लेके, एक सिचुएशन है और राइटली सो होना भी चाहिए, क्योंकि जहां भी चाहे वो बॉर्डर पे, चाहे वो अंदर, चाहे वो एनकाउंटर के अंदर क्रॉस फायर में तो हमारे लोग मारे जाते हैं, चाहे फिदायीन अटैक हो, चाहे आईडी ब्लास्ट हो, तो हमें कंसर्न होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि जो गवर्नर एड्रेस में हमने डेवलपमेंट की, वेलफेयर की बातें की हैं, उसकी तरफ कम तवज्जो हुई हम सब लोगों की। और जाहिर सी बात है, जैसा अभी अंजुम फाजली ने कहा कि जब पीस होता है तो डेवलपमेंट हो सकती है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो जब पीस में कहीं ना कोई रखना डालने की कोशिश करे या रखना हो तो उसमें जो है बाकी बातें नहीं होती। सबसे ज़्यादा अगर वेलफेयर स्कीम्स किसी सरकार में हुई हैं तो वो हमारी सरकार में हुई हैं, हर किस्म से। मगर चूंकि एक सिचुएशन है और आज की नहीं है। वजीर आला ने कहा कि रियासती असेंबली में हर मसले पर मुस्बत बहसो मुबाहसे की रिवायत रही है। जीएसटी के हवाले से उन्होंने कहा कि रियासती असेंबली ने इसे बहस के बाद ही नाफिज करने का फैसला किया है। जब हम फख्र से आज ये बात कहते हैं कि हमने बॉर्डर एरियाज के लिए 14,000 बंकर हम बना रहे हैं, ये तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमें बॉर्डर एरियाज के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, बढ़िया से रोजगार की सहूलियत, टूरिज्म, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। और वजीर आला ने उन तमाम तंजीमों और अफराद को आड़े हाथों लिया जो हिंदुस्तानी आईन की नाकदरी और बेहुरमती करते हैं। उन्होंने कहा कि आईन ने रियासत को जो खुसूसी अख्तियारात दिए हैं उसका एहतराम किया जाना चाहिए। पूरे मुल्क की अगर कोई असेंबली सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है तो वो हमें उसकी सबसे मिसाल जीएसटी का है। पूरे मुल्क में जीएसटी पास हो गया, मगर हमने जब बहस की, डिस्कशन हुआ, तब जाके पास किया। पूरे मुल्क में लागू हो गया, यहां तभी हुआ जब हमने चाहा। तो इससे ज्यादा एम्पावरमेंट क्या होनी चाहिए? और हमारी इस असेंबली, चाहे हमारा झंडा हो, चाहे हमारे रेजिड्यूरी पावर्स हो, इसको संभालो। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे पास। अगर हम इन्हीं चीजों को सिक्योर करके इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम वाकई इस मुल्क का ताज बनते हैं। अगर हम उसकी भी बेकदरी करेंगे, हमारे पास क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हम जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, हम मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, तो फिर किसको मानते हो? फिर आपको मिलने वाला क्या है? कहां से मिलेगा? मैं आज रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहती हूं, जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं, मेन स्ट्रीम
और आउटसाइड मेन स्ट्रीम जो मिलने वाला है इसी मुल्क से मिलेगा और कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने भी उमर अब्दुल्ला के तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया। जी हां, जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने वादी की मौजूदा सूरत हाल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दहशत और तशद्दुद का हुकूमत सख्ती से मुकाबला करेगी। सारे मुद्दे लेकर रियासती सरकार ने अब की बार जवाब देने की कोशिश की। हमारे साथ रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, बांडीपोरा से शुरुआत करते हैं कि आपने कहा कि हम पीस को प्रिवेल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ FIR दर्ज किए गए हैं और थोड़ी सी नरमी बरती गई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए? देखिए, ऐसा है कि स्पोर्ट्स से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटी करना जो है वो गलत बात है। उसके को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और जो अलगाववादी हैं, चाहे वो उग्रवादी जो उनके बेहस्त पर काम करते हैं, उनका यही जो है एक उनकी स्ट्रैटेजी है कि एक छोटी मोटी ऐसी प्रकार की घटनाएं की जाए और न्यूज़ में आया जाए, लेकिन कानून के दायरे में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब सरकार में रहे, सरकार से बाहर भी हैं, कह रहे हैं कि ये सब कुछ PDP और BJP के बनने से हुआ और मशवरा दिया कि 2002 से 2005 की कांग्रेस के साथ जो अलायंस थी दोबारा कांग्रेस के साथ जाइएगा। BJP के साथ नुकसान हो रहा है और अवाम में एलिनेशन है। उमर साहब से मैं कहूँगा, उनके दादा पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनके पिताजी थे, वो खुद भी रहे हैं। हमें आए हुए तो लगभग 3 साल हुए हैं। तो जो हालात है तो क्रेडिट उनको जाता है जो उन्होंने ये क्रिएट किया है, जिसको आप हम जूझ रहे हैं, जिससे डील कर रहे हैं, और हम बिल्कुल जो है फॉर्मली डील कर रहे हैं और उसके जो नतीजे भी आ रहे हैं। ये उमर साहब को मैं कहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, आने वाले वक्त में अलगाववाद और उग्रवाद के साथ सरकार जो है बड़े सख्ती से निपटेगी और जो बातचीत करना चाहता है, जो पीस कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। आखिरी सवाल कि जहां आम लोगों के लिए काफी मुश्किलात भरे ये 2-3 साल रहे, वहीं कुछ बच्चों को एमनेस्टी मिली है, उसके बाद 60,000 कैजुअल लेबर्स को अब इज्जत की जिंदगी मिली, और सरकार क्या कुछ करने जा रही है ताकि PDP और BJP का जो खला ग्राउंड पे है, बाकी ग्राउंड पे है, उसको पूरा किया जा सके? देखिए, ऐसा ही ये गवर्नेंस अलायंस है, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और उसी के मद्देनजर सारी जो है हालात की खराबी होने के बावजूद भी हम ये कहेंगे कि हमने 3 सालों में काफ़ी हद तक अच्छा किया है, आने वाले 3 सालों में और अच्छा करेंगे। और जिस तरीके से केंद्र से हमें सपोर्ट है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार से लगातार यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की जो हालात को लेते हुए लगातार उनकी नज़र रहती है, और वो यहाँ की डेवलपमेंट के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करते रहते हैं। आने वाले वक्त में और अच्छा होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तर्ज के ऊपर जो है तरक्की और तामीर के ऊपर चलेगा, जहां शांति भी होगी, और जो शांति को भंग करेगा उससे फॉर्मली डील किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निर्मल सिंह, रियासत के नायब वज़ीर आला के मुताबिक आने वाले 3 साल में भी जम्मू कश्मीर में इसी तरह मखलूत सरकार काम करती रहेगी, और जो कुछ नाउमीदी हुई, जो कुछ चीजें नहीं हो सकी, उनको 3 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट, जम्मू। और आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था। दरअसल 1 रोज कबल ही जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की हुकूमत को साबिका सरकार की गलतियों को न दोहराने का मशवरा दिया था। गवर्नर के खुतबे पर बहस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने सरकार की जबरदस्त तनकीद की थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार गलत कामों और गलत पॉलिसीज के लिए याद की जाएगी। 3 साल हो गए इस अलायंस को। बजट सेशन से ऐन कबल साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में अपने पहले खिताब में PDP BJP इत्तेहाद हुकूमत पर जबरदस्त हमले किए। गवर्नर के खुतबे पर बहस में हिस्सा लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने सरकार से जानना चाहा कि जिन हुसूलियाबियों का जिक्र किया गया है क्या वो हकीकत पर मुबनी है, और इनमें ऐसा नया क्या है जिसका जिक्र किया जा रहा है। सरकार की 3 साला मुद्दत-ए-कार को पूरी तरह नाकाम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे बेहतर काम तो साबिका PDP और कांग्रेस सरकार ने अंजाम दिया। शायद कभी कभी हम भूल जाते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे, जब पहली बार वजीर आला बने तो सिर्फ 3 साल के लिए बने। उनके पास सही 3 साल, अगर उन्होंने अपने 3 साल गवाए होते जिस तरह आपने गवाए, तो दिखाने के लिए उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होता।
आजाद साहब को तो 3 साल भी नहीं मिले, तब भी कुछ चीजों पे एक उन्होंने दावा करने का हक रखा। उमर अब्दुल्ला ने मौजूदा हुकूमत पर हुर्रियत के दबाव में काम करने का इल्जाम आयद किया। अनंतनाग ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि 21 सालों बाद कोई हुकूमत इतनी मजबूर दिखाई दे रही है। पहली मर्तबा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुकूमत की तरफ से हो नहीं पाया, पहली मर्तबा। इस बात के बावजूद कि तमाम रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस, सबों की राय ये थी कि किसी तरह इलेक्शन करा दो, आप लोगों से इलेक्शन हो नहीं पाया। पंचायत इंतखाब की मुतय्यना तारीख पर मुनाकिद किए जाने को लेकर भी उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया। पंचायत के इलेक्शन आप करना नहीं चाहते हो, ये आपकी दिल की बात है, ये आपकी मजबूरी है करना। पता नहीं आप कर भी पाओगे या नहीं, वो तो अभी देखना बाकी है। आप में से कोई नहीं है जो पंचायत का इलेक्शन चाहता है। अंदर अंदर से हम जानते हैं क्योंकि आप सबों से बातचीत हो जाती है। यहां तकरीरों में आप क्या कहेंगे वो दूसरी बात है, मजबूरी है, देखते हैं। मिलिटेंसी के मुद्दे पर भी उमर अब्दुल्ला ने सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में मिलिटेंट की हलाकत दरअसल कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है। यहां दावे किए जाते हैं तो उन बातों पर जिन पे हमें अफसोस होना चाहिए। हमने 200 से ज्यादा मिलिटेंट मारे, ये कोई फख्र की बात है? मिलिटेंट बने तब तो आपकी मजबूरी हुई मारने पे, और बने भी आपके दौर में। अगर पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा मिलिटेंट मरे, वो इसलिए मरे क्योंकि ज्यादा मिलिटेंट बने। मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की तकर्रुरी को लेकर भी एनसी के कारगुजार सदर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये वाज़ेह करना चाहिए कि उनके अख्तियारात और उनके मैंडेट क्या हैं। उन्होंने कहा कि मुतज़ाद बयानात से सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। दिनेश्वर शर्मा साहब का काम नहीं है ट्रांसफार्मर ठीक कराना और नलकों में पानी फराहम करना या रोजगार के ऑर्डर देना। अगर ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं और गवर्नर साहब ने खुतबे में इसका जिक्र किया है, तो इनका दायरा जो है और इनकी जो जिम्मेदारी है वो अलग होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने सरकार से साबिका हुकूमत की गलतियों का इयादा न करने की अपील की। अब अगर हम पुरानी गलतियों को बार बार दोहराएंगे तो फिर वैसे भी लोगों का ज्यादा भरोसा रहा नहीं इस प्रोसेस में। कुछ हमारी गलतियां, कुछ विरासत में हमें मिली, लेकिन अगर हमारी गलतियों को और विरासत में जो हमें मिला है, अगर उसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे, अगर उसमें आप एक और चैप्टर लिखेंगे, तो फिर क्या फायदा? जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद रियासत है जहां खानदानी सियासत की बागडोर दूसरी नस्ल के हाथ में है। सियासतदानों की ये नई नस्ल अपने पेशरवों से मुख्तलिफ है। ये जहां अपनी गलतियों को कबूल करती है, वहीं दूसरों को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश करती है। उमर की तकरीर इसी को साबित करती है। अब महबूबा मुफ्ती के जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और असेंबली में आज भी शोर शराबे के सबब कार्रवाई मुतस्सिर हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मेंबरान ने वादी में मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत से जवाब देने को कहा। जवाब न मिलने से नाराज हिज़्ब इख्तिलाफ वेल में आ गया और सरकार मुखालिफ नारे लगाए। विपक्ष ने यहाँ हॉल से वॉकआउट किया है। उस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। सर, जिस तरह से इंसानी हकूक़ों की खिलाफ वर्जी हुई है, आपने इसकी पहले भी आवाज़ उठाई, जिस तरह से किलिंग हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सिविल किलिंग को लोगों में बहुत इसमें रोष हो जाता है, नाराज़गी बढ़ जाती है, हड़तालें हो जाती हैं, फिर लाठीचार्ज होता है, फिर गोली चलती है, फिर और एक सिविल किलिंग हो जाती है। तो हमने यही सरकार से कहा था, अगर आप दावा कर रहे हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं तो उसका कोई पैरामीटर होगा ना, उसका कोई उदाहरण होगा ना
कि ये मिसाल है, हम कहते हैं ये ठीक हो रहे हैं। अगर हम इनके आंकड़ों पे जाएं तो 345 2017 में कैजुअल्टीज हुई हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें मिलिटेंट हैं, जिसमें सिविलियन हैं। आंकड़ा 10 साल से सबसे ज़्यादा बढ़ा है 10 साल में। तो आप अंदाज़ा लगाइए सरकार के दावा तो बिल्कुल फॉल्स साबित हो रहे हैं। ये दे आर मिसलीडिंग द पीपल। लेकिन सर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब वक्त भी 2010 की बात करें, अनरेस्ट हो गया कश्मीर के अंदर, काफ़ी किलिंग्स हो गई। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तभी ये इश्यूज क्यों ज़्यादा उठाए जाते हैं? नहीं, हो गई किलिंग के समय, लेकिन उसने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ एज ए होम मिनिस्टर। हमने कहीं किलिंग्स का प्रोब करवाया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कभी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की? इन्होंने ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी की? ये हम जिम्मेवार है। ये कहते नहीं, हम ये कहते हैं टॉफी लाने गए थे, दूध लाना है, क्या करना है? बंदूक, एक तरफ इनके सीनियर लीडर कहते हैं बंदूक उठाओगे तो गोली खानी होगी, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बात करनी होगी, तीसरी तरफ कहते हैं कि इनका स्पोक्समैन कह रहा है कि हमें मिलिटेंटों की ताज़ियत करने जाना चाहिए। जी। तो आप खुद अंदाजा लगे कि इनकी पॉलिटिक्स का अब आने वाले दिनों में क्या रोल रहेगा इसके ऊपर? क्या आप जवाब मांगेंगे? लोगों के कंसर्न है, हमने इस चीज़ को फेस किया है। पीपल आर द पावर, पीपल आर द फाउंटेन ऑफ द पावर। सरदारी अवाम का हक है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। जब तक ना लोगों की बात करेंगे, जब तक नहीं हालात को ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, तब तक लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो सदन का जो काम आज रुकावट आई उसमें, तो उसके लिए आप मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार है? या स्पीकर साहब जिम्मेवार है और सरकार जिम्मेवार है। वो हमेशा स्पीकर के पीछे छुप जाते हैं सरकार अपने आप को बचाने के लिए, और स्पीकर उनको बचाता है। जी। हालांकि स्पीकर साहब ने एडवर्टेंटली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली परसों अपनी गलती मानी कि आइंदा नहीं होगा। जब स्पीकर साहब को ये लेजिस्लेचर पार्टी में बुलाएंगे, आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस सरकार की परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ये थे अली मोहम्मद सागर, जिनका कहना है कि इंसानी हकूक़ों की जो खिलाफ वर्जी हुई है उसको विपक्ष उठाता रहेगा जब तक कि सरकार इस पर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाती। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। उधर कांग्रेस ने भी तशद्दुद के लिए सरकार की गलत पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद से बात करते हुए कांग्रेस लीडर गुलजार अहमद वानी ने इंसानी जान के तहफ्फुज के लिए ठोस कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हमारे साथ हैं गुलजार अहमद वानी, एमएल हैं शांगस के कश्मीर वैली से। सर, आपने आज वॉकआउट कर दिया, क्यों किया? बेसिकली मामला ये है कि जो साउथ कश्मीर में कल जो हालात पैदा हो गए, उसमें जो कोई एक बेचारा बेगुनाह लड़का मारा गया, उसके ख़िलाफ़ हमने क्वेश्चन आवर के दौरान हमने ये सवाल उठाया कि बेगुनाहों का खून हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इसको बंद करे। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में हम डिबेट डिस्कशन करें, क्योंकि सरकार टास से मास नहीं हुई, तो फाइनली हमने हाउस से वॉकआउट किया। सर, आपके कांग्रेस के लीडर जो खासकर जम्मू से हैं, वो इस तरह की आवाज़ उठाते आए हैं कि कश्मीर में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम किया है उन्होंने, और वहाँ इंसानी हकूक़ों की जो खिलाफ वर्जी नहीं कभी हुई, और कश्मीर से जो आपके कांग्रेस के लीडर हैं वो अलग बयान देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह है कि वी बिलोंग टू कश्मीर, कश्मीर से हमारा ताल्लुक़ है। हम चाहते हैं कि मतलब कोई मिलिटेंट हो, उसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करे, तो हमें उसमें नहीं है। उसके पास भी गन है, उनके पास भी गन है, इसके पास भी गन है। लेकिन कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पाती कि वो किसके साथ है? क्या वो अलगाववादी गुटों के साथ है? क्या वो जो नेशनलिस्टिक लोग हैं जम्मू में उनके साथ है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो वहाँ जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस का ये भी है कि हम किसी इनोसेंट आदमी को अगर मारा जाए, चाहे उस तरफ से मारा जाए या इस तरफ से मारा जाए, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये थे कांग्रेस एमएलए, जिनका कहना है कि चाहे कहीं भी जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो, कांग्रेस हमेशा से आवाज़ उठाती आई है। कहीं भी गलत हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हो, चाहे किसी नौजवान के साथ हो, तो कांग्रेस चाहती है इसकी सही जांच होनी चाहिए और जो सच है लोगों के सामने आना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। साबिक स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली मुबारक गुल ने आज रियासत में खुदकुशी के बढ़ते मामले को उठाने की कोशिश की। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के अंदर रियासत में 500 से ज्यादा अफराद ने खुदकुशी की है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को संजीदगी से इन मामलात के मुहर्रिकात का पता लगाना चाहिए।
रियासत जम्मू कश्मीर में सुसाइड या खुदकुशी की बात करें, जो मुख्तलिफ मुश्किलात से लेकर ख़वातीन मर्द खुदकुशियाँ करते हैं, गुज़श्ता 2 साल का जो डाटा आया है उसमें बदकिस्मती से 547 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। दरअसल रियासत के साबिक असम्बली स्पीकर और मुबारक गुल, जो कि MLA ईदगाह है, उन्होंने सवाल पूछा था रियासी सरकार से और उसके बाद उन्हें लगा कि सरकार इस पे सीरियस नहीं है और वॉकआउट करना चाहा। गुल साहब, ये जो फिगर है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि जम्मू कश्मीर में 2 साल में 547 लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ये बड़ा एक फिगर जो है हिलाने वाला फिगर है और ये मैंने इसलिए दिया कि मेरे इलाके में नवाकदल में रिसेंटली एक औरत ने छलांग लगाई नवाकदल से नीचे और उसी वजह से मेरे जहन में आया कि मैं ये क्वेश्चन असेंबली में दे दूं कि ये सुसाइड कितने वाक़ा हुए हैं। और ये जब मैंने देखे फिगर मैं खुद हैरान हुआ। हमारा वॉकआउट था, हमने वॉकआउट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन की वजह से मैं अंदर आ गया। मैंने कहा ये एक सोशल क्वेश्चन है, ये उठाऊंगा मैं, लेकिन टाइम नहीं मिला। फिर क्वेश्चन आवर के बाद मैंने स्पीकर साहब को कहा कि मुझे ये इजाज़त दीजिए, ये सवाल नहीं उठा। ये बड़ा सवाल जो है सोशल इशू है। 547 जो लोग हैं, इसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं जिन्होंने खुदकुशी की है। इस बारे में ये मैं जानना चाहता था कि रीज़न क्या है, क्या ये हमें पता लगाना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है 2 साल में हमारे रियासत में इतने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस से है, बेरोज़गारी की वजह से है, किस वजह से है, ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से है, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है उसकी वजह से है, और ये अलार्मिंग फिगर्स है। लेकिन स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया। अगर स्पीकर साहब अलाउ करते और गवर्नमेंट ये कहती कि हम करेंगे केस टू केस इसमें देखेंगे, और मैंने देखा कि बहुत सारे केस ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, कोर्टों में पड़े हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि सुसाइड के जो इसमें डेप्थ में जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, इनको इस पर थोड़ा सा एक कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठानी चाहिए कि क्यों कॉजेज, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द सुसाइड, ताकि उस पर हम काम करें, सोशल एक्टिविस्ट काम करें, पॉलिटिकल लोग काम करें, मोटिवेशन करें, मीडिया काम करे कि ज़िंदगी बड़ी अहम है, इसको ख़त्म करना ये नहीं होना चाहिए। ये घबराहट से लोग सुसाइड करते हैं या किसी और तरीके से सुसाइड करते हैं, ये बड़ा इशू था। और ये जो फिगर आया, मैं खुद आज ये रोंगटे मेरे खड़े हुए कि इतने सुसाइड हमारे कुपवारा में 30 सुसाइड हुए हैं। अनंतनाग सबसे ज़्यादा ऊपर है इसमें, जिसमें 32 लोगों ने सुसाइड किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसमें लिखा है किस डिस्ट्रिक्ट वाइज में कितने सुसाइड हुए हैं। मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट से कि इस बारे में वो करें, एक्सरसाइज करें, पुलिस को इसमें थोड़ा इन्वॉल्व करें और सोशल एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व करके वे इस मसले को कोई हल निकाले ताकि लोग इस सुसाइड से बच जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। कानून साज काउंसिल में आज बरसरे इख्तिदार जमात के लिए उनकी ही पार्टी के मेंबर ने परेशानी खड़ी कर दी। बीजेपी के MLC रमेश अरोड़ा ने वजीर सेहत बाली भगत से महकमे में हुई तकर्रुरी को लेकर वजाहत तलब कर ली। जी सलाम से बात करते हुए रमेश अरोड़ा ने कहा कि तकर्रुरी में शफाफियत नहीं बरती गई है। इस शिकायत के बाद चेयरमैन मामले की तफ्तीश के लिए हाउस कमेटी तश्कील की है। आज बीजेपी MLC रमेश अरोड़ा ने वजीर सेहत के जो है बाली भगत, वो जो बीजेपी के लीडर भी हैं, उन पे एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि खासकर जो सेहत का महकमा है उसमें बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। उस पर बात करने के लिए रमेश जी हैं। रमेश जी, जो ये आपने क्वेश्चन पूछा, इसके पीछे क्या बेसिस है? क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं? मेरा ये कहना था कि 2013 से चीफ मेडिकल ऑफिसर, सारी जिसे कहेंगे आप कैजुअलिटी मेडिकल CMO कहेंगे, कैजुअलिटी मेडिकल प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक एग्जैक्ट है, CMO, वो बैकडोर लगाएंगे। बैकडोर इन द सेंस कि उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हुई। डॉक्टर को लिया सीधा वहाँ पे, उन्होंने कमेटी बैठी, उन्होंने वहाँ पे उनको अपॉइंट कर दिया। 25% इसको एक्स्ट्रा मिलता है, एक बात। दूसरी उस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं जो CMO का एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, लेकिन वो काम वहाँ नहीं कर रहे हैं, काम कहीं और कर रहे हैं। दूसरी बात थी।
तीसरा बात ये थी कि आप सीएमओ की रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाहिए। यहाँ तक कि प्रिंसिपल हमारा यहाँ रेगुलर नहीं है। जब इरेगुलर और टेम्परेरी बेस पे अडाक बेस पे इज्म पे हम चलेंगे तो अडाक इज्म पे कभी भी इंस्टीट्यूशन प्रोग्रेस नहीं करते। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि जो सेहत का महकमा है वो पहले से ही सवालिया निशान के घेरे में है। ऐसे में कई इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं। खुद महबूबा मुफ्ती ने जो है जीएमसी का जब विजिट किया तो उन्होंने वहाँ पे सुपरिटेंडेंट को वहाँ सस्पेंड किया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमियाँ हैं आपके जो लीडर हैं? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि ये कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं। एक खासतौर पे 384 एसआरओ के अंदर 384 को उन्होंने कहा कि 384 एसआरओ के अंदर हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर या सीएमओ लगाए हैं। मैं असिस्टेंट सर्जन और सीएमओ लगाने हैं। मैंने 384 वहाँ पे पेश किया, जिसमें एकेडमिक अरेंजमेंट 1 साल के लिए कर सकते हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर ये कर सकते हैं। इसमें कहीं भी असिस्टेंट सर्जन का या उनको सीएमओ के नाते डिस्चार्ज ड्यूटी करने के लिए अपॉइंट करें, यह प्रोविजन कोई नहीं है। ये अपने आप में इलीगल अपॉइंटमेंट कॉन्स्टेंटली चली आ रही है। मुझे लगता है कि इसको ठीक करने की जरूरत है। आप क्या सरकार ने जो जवाब दिया आपको, क्या आप उससे नाखुश हैं? क्या आप आने वाले दिनों में आप क्या इस मुद्दे को फिर से जोरों शोरों से उठाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मुद्दे को उठाने के लिए हाउस ने ऑलरेडी, मैं धन्यवाद करता हूँ चेयरमैन साहब का, उन्होंने हाउस कमेटी बना दी है। उन्होंने हाउस कमेटी मान लिया है कि उनको सीरियसनेस इस इशू की नजर आई, उन्होंने हाउस कमेटी माना है। तो हाउस कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, अकॉर्डिंग एक्शन प्रोसीड होगा। तो ये थे रमेश अरोड़ा, जिनका कहना है कि जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सेहत के जो महकमे में, उसकी जो जांच होनी चाहिए। जो हाउस कमेटी बनी है उनको उम्मीद है कि वो सही जांच करेगी और जो भी सही अगर नहीं हुआ इस डिपार्टमेंट में तो उसको सही किया जाएगा। और जो भी इस खासकर महकमे के जो सेहत के डिपार्टमेंट में जो कुछ भी इल्ज़ामात आज तक लगते आए हैं उसकी सही तरीके से जाँच हो पाएगी। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर वजीर सेहत बाली भगत ने इन इल्जामात की तरदीद की है। जी सलाम से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि एचडीएफ के तहत किसी भी तकर्रुरी में बेजाब्तगी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि महात्मा जाति तबादले सिस्टम के तहत होते हैं। आज काउंसिल में आज बीजेपी के एमएलसी रमेश अरोड़ा ने जो जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट में, उस पर बात करने के लिए वजीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। बाली भगत साहब, आप सबसे पहले क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये आरोप गलत है। पूरे जम्मू कश्मीर में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब से मैंने टेक ओवर किया है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो एचडीएफ का एम्प्लॉय होता है हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में, जिन लोगों को टेम्परेरी बेस पे लगाया जाता है, मेरी पूरी डायरेक्शन है ये लखनपुर से लेकर लद्दाख तक जी, कि कोई भी इस तरीके की अपॉइंटमेंट नहीं करेगा। सर, क्या वजह है कि उनका ये कहना है कि बहुत बड़ा जो स्कैम उन्होंने पकड़ लिया हो, जैसे उनका कहना है कि सिर्फ ये वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया जवाब में कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये साफ वाज़े हो जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सिर्फ सीएमओ की जो अपॉइंटमेंट की गई वो रूल्स को ताक पे रख के की गई। देखिए, ऐसा मुझे समझ नहीं आता है, सीएमओ की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती जी। वहाँ जो हमारे असिस्टेंट सर्जन्स होते हैं या रजिस्ट्रार्स वगैरह होते हैं, रोटेशंस में वहाँ उनको सीएमओ में वो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक अपना अरेंजमेंट होता है कि उनको रोटेशन में सीएमओस लगाया जाता है। ये कोई इंटरव्यू करके कोई, दैट इज़ नॉट ए परमानेंट पोस्ट कि आप वहाँ कोई कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर लगाएं, वो एक इंटरनल अरेंजमेंट होता है। ये बेबुनियाद चीज़ें पता नहीं क्यों बोलते हुए। जो हाउस कमेटी बनी है, क्या आपको लगता है इससे उनको उम्मीद है कि इससे जो सच सामने आएगा? ऐसा हाउस कमेटी चेयरमैन साहब ने बनाई है तो बनाए, वो उसमें तहकीकात करें, उसका स्वागत है, उसमें क्या। ऐसी क्या वजह है? पहले भी बीजेपी के एमएलसी कुछ अपने ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा बैठे हैं, जिस तरह से आजाद शत्रू ने उठाई, आज सुनंदन चौधरी ने उठाई, उसके बाद आज उठाई। तो बीजेपी के अंदर ये इस तरह से घमासान क्यों है? नहीं, ऐसा है, हर किसी मेंबर को अधिकार है। और देखिए, इतने सारे मेंबर हैं अपर हाउस में, लोअर हाउस में, और सब मेंबरों की एक जैसी सोच तो नहीं रहती है। कईयों की अपनी अपनी तरीके से सब लोग मेंबर चलते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या बताएंगे। तो ये थे बाली भगत, जिनका कहना है किसी भी तरह की बैकडोर अपॉइंटमेंट जो है सेहत के महकमे में नहीं हुई है और हर मेंबर को ये अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ रखे। तो उसी का चलते बीजेपी एमएलसी ने भी उनके खिलाफ जो है जो ये आवाज़ उठाई है, तो उनको ये उम्मीद है कि जो हाउस कमेटी बनी है उससे सच सामने आ जाएगा। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर 22 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। एनएचएम मुलाजमीन अपनी नौकरी मुस्तकिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वो सरकार से बातचीत करने को राजी हैं। इस मामले में वजीर सेहत बाली भगत कह चुके हैं कि एनएचएम मुलाजमीन मरकजी सरकार के मंसूबे के तहत लगे हैं, इसलिए रियासती सरकार उन्हें मुस्तकिल नहीं कर सकती। हेल्थ मिनिस्टर के इस बयान की एहतजाज करने वाले एनएचएम मुलाजमीन ने मजम्मत की और कहा कि वजीर सेहत इस मुद्दे पर अपने बयान बदलते रहते हैं, इसलिए उन्हें बातचीत कर अपना रुख साफ करना चाहिए। साथ ही एहतजाज करने वाले मुलाजमीन पर मंगल के दिन किए गए लाठी चार्ज की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा कि इस तरह के रवैये से उनके एहतजाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अक्टूबर के आखिर से लेकर 5 मई तक वादी का सारा निजाम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के सुपुर्द होता है। हर महकमे का वो मालिक होता है। तमाम मसाइल उसी की मेज से हल होते हैं। नज्म व नस्क से लेकर तमाम उमूर के लिए वही जवाबदेह होता है। वजीर आला और हुकूमत उसी की रिपोर्ट पर अपना लाहे अमल मुरत्तब करती है। उसे ये सारी जिम्मेदारी दरबार मूव के सबब मिलती है। ये इमारत सर्दियों में वादी कश्मीर का मेन पावर सेंटर कहलाता है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रेंज का ये ऑफिस तकरीबन 6 माह तक इंतजामी उमूर का सबसे अहम मरकज होता है। शुमाली और जुनूबी कश्मीर के कुल 12 जिलों के कामकाज डिविजनल कमिश्नर के ओहदे पर बैठे ओहदेदार के ही जेर निगरानी होते हैं। जिले, सब डिवीजन और ब्लॉक सतह के वो तमाम मसाइल जिन्हें सरकार की सतह पर एड्रेस किया जाता है, वो इन 6 माह में डिविजनल कमिश्नर के टेबल से हैंडल किए जाते हैं और वो इन्हें अपनी सतह से हल करने की कोशिश करता है। विंटर का ऑनसेट होता है, उससे पहले ही एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं विंटर के लिए, उनको कैसे मुरतब किया जाता है ताकि हर इशू को और हर एरिया को जो है वो एड्रेस किया जा सके, ताकि लोगों को सर्दियों में प्रॉब्लम्स तो अदरवाइज होती ही हैं कुछ ना कुछ किसी किस्म से, लेकिन जितनी भी मिटिगेट हो सके वो कैसे की जा सकती है। चाहे वो सप्लाईज का मसला हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी का हो, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग का हो, तो उन सब का जो है वो पीरियडिकल रिव्यू और जो है उसके अगेंस्ट अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस होते हैं तो वो मेरे दफ्तर में वो लोग आते हैं यहाँ पे। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डीसीज तो अपने अपने लेवल पे देखते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल कोई जनरल प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए जो है वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे होती है और ऑन डे टू डे बेसिस जो है हमारे यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो चालू रहता है। जम्मू कश्मीर कई मायनों में दूसरी रियासतों से कदरे मुख्तलिफ है। आज़ाद हिंदुस्तान की ये वाहिद रियासत है जहां मौसम के एतबार से राजधानियां मुंतकिल होती हैं। इस अमल को दरबार मूव कहते हैं। सर्दियों के अय्याम में राजधानी श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो जाती है। तकरीबन 6 माह तक सरकारी कामकाज का निपटारा जम्मू से ही होता है। सरकार और अमले की गैर मौजूदगी में वादी का सारा इंतजाम डिविजनल कमिश्नर के ही सर होता है। वो दूसरे अफसरान की कारगुजारियों की निगरानी करता है और बराह रास्त वजीर आला और सरकार को रिपोर्ट करता है। वाइब्रेंट रहे एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, सब डिवीजन लेवल पे भी, उसके लिए वो सारी जो जिम्मेवारी है वो मेरी जिम्मेवारी है। उसको मुझे देखना है कि किस डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी क्या है और ऑन डेली बेसिस जो मेरा जो मुझे फीडबैक देना पड़ता है ऑनरेबल सीएम साहिबा को, गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई मसाइल तो नहीं है। सर्दियों के अय्याम में वादी में आम जिंदगी एक तरह से मफलूज हो जाती है। सर्दियों के अय्याम में वादी में मामूलात जिंदगी एक तरह से मफलूज हो जाती है। बिजली, पानी, अशियाए खुर्दनी, सड़क जैसे बुनियादी हुकूमत तो जम्मू में होती है, इसलिए लोगों का इकलौता सहारा इस ऑफिस में बैठा अफसर ही होता है। बरसों पुरानी रवायत आज भी चली आ रही है। नौजवान तबका इसमें बदलाव तो चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो इसकी अहमियत को भी तस्लीम करता है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं उनमें से थोड़ा सा हल निकल जाता है किसी हद तक। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, कुलगाम से आते हैं, शुपियान से आते हैं, पुलवामा से आते हैं लोग। वो मतलब बहुत गरीब तबकों से लोग यहाँ पे आते हैं जिनके पास मतलब उतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, उनको यहाँ पे आना पड़ता है और उनके काम पूरे नहीं होते। अब ये खाली एक उम्मीद है कश्मीरियों के लिए कि विंटर्स में हम जाए तो जाए कहाँ। तो
डिविजनल कमिश्नर ऑफिस का रोल है कि टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ पब्लिक हु आर लिविंग इन कश्मीर इन विंटर सीजन। तो मेरे ख्याल से इसको मोर पावर्स एम्पावर करना चाहिए विंटर्स में, ताकि हर एक किस्म की जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस हो जाए। But so far as the role of divisional commissioner's office is concerned, we can say it is having very vital role in the Kashmir, because every grievance from any corner of the state is to be addressed to this office. Because in this winter session, so far as the civil secretariat is concerned, civil secretariat is shifted from the Srinagar to Jammu, and that is one of the biggest problem which we are facing here, because our ministers, they are not remaining here during this time. So far my opinion is concerned, the role of this office is, in simple words, that is an important role. In addition to that, दूर दराज के अजला से बड़ी तादाद में लोग अपनी शिकायतों को लेकर डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस आते हैं। कमिश्नर बसीर अहमद खान सबकी शिकायतों को सुनते हैं, कुछ पर फौरन दस्तखत करते हैं तो कुछ मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत के साथ फॉरवर्ड कर देते हैं। फरियादी तमाम तरह के मसाइल लेकर आते हैं यहाँ, और डिविजनल कमिश्नर सभी को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। दरबार मूव के बाद डिविजनल कमिश्नर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। रुख करते हैं अब अगली खबर का। सोपोर में मारे गए दुकानदार ताहिर अहमद के घर वालों और रिश्तेदारों ने कुपवाड़ा में डीसी और एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया और कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि ज्वेलर ताहिर अहमद को उसकी दुकान से कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और पुलिस ने ताहिर के कत्ल के इल्जाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और बताया कि दुकान को लूट कर कुछ लोगों ने ताहिर का कत्ल कर दिया। लेकिन अभी तक घर वालों को ताहिर की ना ही लाश मिली है, ना ही उसकी कोई खबर लगी है। यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। श्रीनगर में पीडीपी वर्कर्स ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि जिला बड़गाम से आए हुए पीडीपी वर्कर्स ने कांग्रेस की शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर नाजिर अहमद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कुपवाड़ा के टाउन हॉल में यूथ नेशनल कांग्रेस की जानिब से एक रोजा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिले के कई हिस्सों से आए पार्टी कारकुनान ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में स्पीकर्स ने जिले के लोगों की उन बुनियादी दिक्कतों के बारे में चर्चा की जिससे वो काफी वक्त से जूझ रहे हैं। बल्दिया पुंछ ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम छेड़ी और दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया। अफसरान ने दुकानदारों को आइंदा से इंक्रोचमेंट करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। यह कार्रवाई शहर में बस स्टैंड से लेकर किला मार्केट तक की गई।
जम्मू में डोगरा कल्चर की झलक पेश करने के मकसद से मिस्टर और मिस डूगर 2017-18 फैशन शो मुनक्किद किया गया, जो 3 राउंड में कंप्लीट हुआ। इस दौरान कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए, जिनमें रियासत की सकाफत पेश की गई। प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट साबिक MLC युवराज विक्रमादित्य सिंह और बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर जोरावर सिंह जमवाल ने शिरकत की। सांबा में आर्मी की जानिब से मुनक्किद किए गए फुटबॉल टूर्नामेंट को सांबा क्लब ने गुड़ा सलाथिया क्लब को 2-0 के साथ हराकर अपने नाम कर लिया। इस मौके पर BSF के IG श्रीराम अवतार सिंह खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने विनर टीम को इनामात से नवाजा। कश्मीर में तांबे के बर्तन के इस्तेमाल करने का रिवाज आज भी कायम है, लेकिन जिस तरह पहले तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था वैसा नहीं हो रहा है। लोग स्टील के बर्तनों में भी खाना पसंद करते हैं। श्रीनगर में कई कारखानों में तांबे के खूबसूरत बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन बर्तन के कारोबारियों और कारीगरों का कहना है कि लोगों ने तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना कम कर दिया है, जिसके चलते उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। और चलिए अब चलते चलते देखते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बीजेपी PDP सरकार पर निशाना का कश्मीर में बेकसूर लोगों को निशाना बना रहे हैं सिक्योरिटी एहलकार। जम्मू असेंबली में हंगामा, अपोजिशन ने खराब लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ किसानों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। हंगामा कर रहे अपोजिशन के MLA स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे, हाउस से किया वॉकआउट। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा सियासी मुद्दे मजहब से न जोड़े जाएं, मजहब के नाम पर कश्मीर के मुद्दों को हाईजेक न करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा जो मिलेगा इसी मुल्क से मिलेगा। अपोजिशन पर कसा तंज, पूछा किस मुल्क के आइन पर रखते हैं यकीन। कश्मीर के दांगरपोरा मांगम के लोगों को पीने के पानी की परेशानी, मकामी लोग नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बनिहाल में पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद। कन्वेंशन में बनिहाल और उसके आसपास के इलाकों से लोगों ने की शिरकत। बांदीपुरा के गुंड जहांगीर में सेहत हजार नेमत मेले का एहतमाम। आर्मी और जिला इंतजामिया के इश्तराक से लगाए गए मेले में लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। पुलवामा के त्राल के पास गुलशनपोरा में एक रोजा मशीनरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। सब्सिडी के साथ दी गई मशीनें, ज़राअत से जुड़ी अहम जानकारियां भी फराहम कराई गईं। श्रीनगर में आगजनी से मुतासिर लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल खवातीन ने कहा कि आग लगने के बाद अभी तक कोई भी सरकारी ऑफिसर उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। शुमाली भारत में सर्दी की छुट्टियों की वजह से जम्मू कश्मीर में सयाहों का लगा तांता। लगातार मौसम साफ होने की वजह से पुंछ में कसीर तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। पट्टन में 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर मकामी लोगों ने रियासत के वजीर मौलवी इमरान रजा अंसारी का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कुछ रोज कबल ट्रांसफार्मर का मुतालबा किया था। पाकिस्तान में न्यूज चैनल व्योन के ब्यूरो चीफ ताहा सिद्दीकी को अगवा करने की कोशिश। एयरपोर्ट जाते हुए आज सुबह हुई वारदात। ताहा सिद्दीकी को एयरपोर्ट जाते वक्त अगवा करने की कोशिश हुई। दूसरे रिपोर्टर के अकाउंट से ट्विटर कर जानकारी दी। ताहा सिद्दीकी ने बताया गाड़ी रोकने के बाद बदमाशों ने कहा गोली मार दो, भागकर बचाई जान। पाक सरकार की गलत पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं ताहा। कुलभूषण की अहलिया और वालिदा से पाक मीडिया की बदसलूकी पर भी की थी रिपोर्टिंग। आरएसएस ने मुल्क के सभी मदरसों के सर्वे की मांग उठाई। मजहब के नाम पर मदरसों की तालीम को बदलकर मसावी करने को कहा। संघ लीडर इंद्रेश कुमार बोले शिद्दत पसंदी की तालीम वाले मदरसों पर हो कार्रवाई। मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा मुल्क के 1100 सेंट्रल स्कूलों में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाली इबादत क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल स्कूल सरकारी तंजीम है, इसमें किसी खास मजहब की इबादत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आईनी मुद्दा है। देश के 1100 सेंट्रल स्कूलों में आईन की खिलाफ वर्जी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिख दंगों से जुड़ी बंद फाइलें फिर से खोलने के अहकाम जारी किए। 1984 में हुए थे दंगे। गुजरात के बनासकांठा में चेकपोस्ट पर कार सवार ने कांस्टेबल को रौंदा। चेकिंग से बचने के लिए मारी टक्कर। कांस्टेबल की हालत संजीदा। सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपी की तलाश जारी। मईशत पर मोदी सरकार को वर्ल्ड बैंक की शाबाशी। 2018 में भारत की तरक्की की शरह 7.3% रहने का इम्कान। मोदी सरकार के माशी सुधारों की भी तारीफ। पिछले साल बॉर्डर पर जवाबी फायरिंग और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में ढेर हुए 138 पाकिस्तानी जवान। खुफिया एजेंसियों के जराये की खबर। और कौमी तराने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले बीजेपी एमपी उदित राज। सुर्खियों में रहने के लिए जज देते हैं ऐसे फैसले।